हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ये मौर्य वंश यानी हिस्ट्री का एक बहुत ही चर्चित राजवंश रहा है मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्नों को मैं अपने हाथों से लिखकर शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूँ, उसी का ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मौर्य वंश के संस्थापक। आप लोग जानते ही हैं चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसमें देखिएगा घनानंद पर चंद्रगुप्त का जो विजय हुआ था इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, तो ये मुद्रा राक्षस से मिलता है। आप जो यहाँ जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का कभी कभी शासनकाल पूछ लेता है 321 से 298 ईस्वी पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौन से धर्म से बिलोंग करता था, ये जैन धर्म से बिलोंग करता था। और देखिएगा इसकी पत्नी का नाम सेल्यूसिया और सेल्यूकस की जो पुत्री थी। उसके बाद देखिएगा मुद्रा राक्षस में अज्ञात कुल का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसमें कुछ दो बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिएगा स्ट्रेबो एरियन और जस्टिन ने इसे सेंडोपोट्स कहा है। ये प्रश्न भी लगातार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर ले जस्टिन ने इसे क्या कहा था। सिर्फ जस्टिन और एपियानस ने एंड्रोपोट्स की उपाधि इस चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और एंड्रोपोट्स जो है और नियाकर्स ने कहा, ये भी आपको याद रख लेना है। अब मिलिंद पन्नों में नंद एवं चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन है, यानी मिलिंद पन्नों एक बुक है जिसमें नंद और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था, ये याद रखना है। सेल्यूकस दहेज में 4 राज्य प्रांत दिया। इसमें कौन कौन सा है देखिएगा, एरिया यानी हेरात, कंधार, मकरान और काबुल। इसका अलग अलग भी नाम है। एरिया यानी हेरात को कहा जाता था, कंधार को अराकोसिया और मकरान को जेड्रोसिया कहा जाता था, और काबुल को पिनिसदाई कहा जाता था। ये भी आपको याद रख लेना है। सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को भेजा था, यानी कि सेल्यूकस ने, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आप भी यदि एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसका अनुभव होगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लेकिन किसने भेजा था दोस्तों, तो ये सेल्यूकस ने भेजा था, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके काल में जो हुआ था प्रथम जैन संगीति, यानी इससे रिलेटेड जो बातें हैं मैं सारी बातों को आपके समक्ष धीरे धीरे पेश कर रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। प्रथम जैन संगीति देखिएगा शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। और यानी देखिए इसमें शासक भी कभी कभी पूछता है कि प्रथम जैन संगीति किसके समय में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अध्यक्ष का क्या नाम था, स्थूलभद्र। खास करके बीपीएससी का ये पैटेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा काम हुआ था, यानी प्रथम जैन संगीति में कौन सा काम हुआ था, तो 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों की रचना हुआ था, जिसे पाटलिपुत्र वाचना कहा जाता था। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना इसे क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र वाचना कहा जाता था। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी प्रथम जैन संगीति में ही हुआ था। उसके बाद मौर्यकालीन बिहार की भाषा जो थी वो कौन सी थी, प्राकृत थी। और लिपि के बारे में बात किया जाए तो ये ब्राह्मी थी दोस्तों। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त वृद्धावस्था में भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में रहने लगा था, और संलेखना पद्धति से 298 ईस्वी पूर्व में इन्होंने प्राण त्याग दिया था। तो पूछा जाता है कौन सी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था, संलेखना पद्धति से त्यागा था। उसके बाद इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जैन ग्रंथ राजावली से कथा से इसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से जो प्राण त्याग दिया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो राजावली नाम जो है नामक कथा है उसी से इसकी जानकारी मिलती है। चलिए उसके बाद हम उसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। उत्तराधिकारी जो इसका होता है तो बिंदुसार होता है 298 से 273 ईस्वी पूर्व। इसकी उपाधि अमित्र घात था। इसकी उपाधि क्या था, अमित्र घात।
उसके बाद दीपवंश, पुराण, दीपवंश, महावंश तथा सिंहली बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी से माना गया है। इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था और द्वितीय विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। यूनानी शासक था एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बनाकर इसके समय में भेजा था। यानी आपको पूछा जाता है कि डायमेकस नामक जो दूत था, तो ये यूनानी शासक जो था ये किसने भेजा था? तो एंटियोकस ने। किसके समय में भेजा था? तो बिंदुसार के समय में भेजा था। उसके बाद सीरिया नरेश फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को जो है ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखकों ने जो है ये क्या था? अमित्र फेडीज, अमित्र जेट्स, मित्र चेट्स और अलित्रोचेट्स इसे कहा था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसाल कहा जाता था। जैन ग्रंथ में सिंहसेन और पुराणों में नाड़ीसार कहा जाता था और चीनी ग्रंथ में बिंदुपाल कहा जाता था बिंदुसार को दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे फेमस शासक हुआ करता था। इसका राज्यारोहण 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसमें देखिएगा इसका काल 273 से 232 ईसा पूर्व था। पुत्र तीवर था, सिंहासन पर बैठा था 273 ईस्वी में। देखिए राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। ये आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका राज्यारोहण कब हुआ था? 269 ईस्वी में। लेकिन सिंहासन पर ये कब बैठे थे? तो 273 ईस्वी में। ये वेरिएशन है, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। उसके बाद देख लीजिएगा कि महाबोधि वंश चीनी ग्रंथ, उसके बाद कायु एन चू लीन तथा तारानाथ के अनुसार वो भाइयों का वध कर वो शासक बना था। सिंहली अभिलेख के अनुसार यदि आप देखिएगा तो 99 भाइयों की हत्या कर अशोक जो है सिंहासन को प्राप्त किया था। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने सुसीम को राजतिलक करने की आज्ञा दी थी, लेकिन अमात्यों ने छल से अशोक का राजतिलक कर दिया था। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में जो है नाम अशोक मिलता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है। यानी 2 ऐसे अभिलेख है जहां पर इसका नाम अशोक मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और जो है इसमें देखिएगा अभिलेखों में ही देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। और ये शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध करते हैं। कौन? अशोक। प्रमुख उक्ति है फर्स्ट शासक जिसने कहा राजा प्रजा का सेवक है। यानी ऐसा पहला शासक था जिसने कहा था कि राजा जो है वो प्रजा का सेवक है। प्रजा की समस्या समाधान हेतु महामात्र एवं राजकों की नियुक्ति भी अशोक ने किया था। 13वें शिलालेख में हृदय परिवर्तन एवं भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष इन्होंने घोषित किया था। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध अनुयायी बन गया था अशोक, और अशोक ने बराबर की पहाड़ी में आजीविकाओं के लिए गुफा बनवाया था। और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में ये इसी के समय में हुआ था। यानी स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य। 8वें शिलालेख में बोध गया यात्रा अशोक स्थावीर शाखा का बौद्ध था, ये भी याद रखना है। रक्षित वनवासी ये कर्नाटक। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के प्रचार हेतु महेंद्र तथा संघमित्रा को ये श्रीलंका भी भेजा था। ये काफी चर्चा में रहा था, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद मंझातिक ये कश्मीर और गंधार में, महारक्षित यूनान भेजा गया था। उसके बाद महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, महादेव को महिष मंडल मैसूर भेजा गया था दोस्तों। उसके बाद देखिए धर्म रक्षित को अपरांत तक भेजा गया, मंझिक को हिमालयी देश भेजा गया, सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि। उसके बाद देखिएगा प्रथम शिलालेख जीवों के वध को रोकना। राज्याभिषेक के 14 वर्ष में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति हुई थी। और यानी देखिएगा राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की गई थी। इसकी चर्चा जो है 5वें शिलालेख में भी मिलता है दोस्तों। उसके बाद तृतीय शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक का वर्णन मिलता है। 232 ईस्वी पूर्व में अशोक का निधन तक्षशिला में हो जाता है।
कुल शासन 40 वर्ष तक इन्होंने किया था। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है और ये सारनाथ से लिया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा दशरथ 224 से 216, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछता है लेकिन आप इसको देख लीजिए। मत्स्य पुराण और नागार्जुनी पहाड़ी में चर्चा है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 भागों में बटा हुआ था। उत्तरापद राजधानी तक्षशिला, दूसरा अवंती राजधानी उज्जैनी, तीसरा प्राची राजधानी पाटलिपुत्र और चौथा है दक्षिणापद राजधानी सुवर्णगिरी, पांचवा कलिंग राजधानी तोसली। मौर्यकालीन प्रांत चक्र कहलाता था। तो बस आज के वीडियो में मौर्य साम्राज्य से पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों को मैं शामिल करने का प्रयास किया। और यदि आप देख लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था जो की जानकारी इंडिका और अर्थशास्त्र से मिलती है। मौर्य काल में नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहते थे। मौर्य काल में नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहते थे। नगर प्रशासन में समितियों की संख्या 6 थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होता था। मंत्री परिषद में 12 से 20 मंत्री होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है और समाहर्ता राजस्व विभाग का हेड, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी प्रतिष्ठा या फौजदारी न्यायालय होता था, न्यायालय का न्यायाधीश होता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य। 2 तरह का संस्था था, एक स्थिर, दूसरा होता भ्रमणशील। स्थिर को संस्था कहा जाता था, भ्रमणशील को संचरा कहा जाता था और मौर्यकालीन मुद्रा को पन कहा जाता था दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जितने प्रश्न को मैं देना चाहता था उसको इसमें मैं समाहित कर दिया। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का सार यानी मैं आपके समक्ष मात्र 11 से 12 मिनट में प्रस्तुत कर दिया दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।